सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो देखो, आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, ख़ास तौर से जैसे मान लो ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, और ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस पे काफ़ी सारे प्रश्न आज के समय में पूछे जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं जिनको आप इजीली आंसर कर सकें। जैसे स्टैटिक पढ़ लिया हो तो ठीक है, लेकिन कई सारे जो डायनेमिक टॉपिक्स होते हैं तो उसको इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे। प्रीलिम्स बूस्टर है, इसमें इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स नहीं, जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको। और शाम को 8 बजे एक नई सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की, कल एक वीडियो डाल दिया था आपको। और ये जो नई सीरीज़ है इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जा रहा है। अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टेलीग्राफ, उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, हर जगह से जो भी पॉसिबल प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को कवर किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो पहले एआई वॉइस में हुआ करता था वो मेरी वॉइस में है और पूरे तरीके से आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो कल आप देखोगे तो वो सेशन ऑलरेडी डाल दिया गया था 8 बजे 8 PM को। और मॉर्निंग में अंदर हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन आप देख सकते हो, जो कंसेप्चुअल अलग अलग रिसर्च पेपर में चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट साइंस के कंटेक्स्ट में आपको ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी हो सकता है, इनमें कभी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो, कई कंसेप्ट की बात की जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पाथवे फॉर वार्म वाटर टुवर्ड्स ईस्ट अंटार्कटिका एंड टॉटन ग्लेशियर। तो यहाँ पे क्या है कि वार्म वाटर फ्लो टू द टॉटन ग्लेशियर। मतलब ये जो टॉटन ग्लेशियर है कहाँ लोकेटेड है, ये बेसिकली लोकेटेड, जो कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर लोकेटेड है आपका, दिस ग्लेशियर इज़ बेसिकली लोकेटेड इन अंटार्कटिका रीजन। और अंटार्कटिका का ये जो इलाका है यहाँ ये लोकेटेड है। और ये कैसे गर्म पानी पहुँच के इसे पिघला रहा है, इस पर रिसर्च कंटिन्यूसली आपको जो कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। तो मेल्ट, क्योंकि अगर मान लो ग्लेशियर्स ऊपर से अगर पिघल रही तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर ये जो है पिघल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस पर एक कंटिन्यूसली स्टडी चल रही है आपकी। और उसी कंटेक्स्ट में तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो टोटेन ग्लेशियर है, ये टोटेन ग्लेशियर, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टोटेन ग्लेशियर, ये ईस्ट अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है। ये लोकेटेड है आपका ईस्ट अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है। एंड ये ग्लोबल सी लेवल राइज के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल सी लेवल राइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटेन जो ग्लेशियर है, ये टोटेन ग्लेशियर बेसिकली अंटार्कटिका रीजन के अंदर, फर्स्ट फैक्ट आपको लिख लेना कि अंटार्कटिका रीजन के अंदर लोकेटेड है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अंटार्कटिका रीजन के अलावा सी लेवल राइज के लिए भी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है समुद्र में, जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर देखा जाए तो समुद्र में पानी जा रहा है। और जब समुद्र में पानी जाएगा, मतलब ग्लेशियर पिघलेगा, पानी समुद्र में जाएगा, सी लेवल राइज भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, टोटेन ग्लेशियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कहा गया, एक स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि अगर हमें फ्यूचर जो है, फ्यूचर में हमें ये देखना है कि सी लेवल राइज किस तरीके से हो रहा है, ये किस प्रकार से इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें हमें प्रॉपर मैपिंग, एक्यूरेट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट रिमोट जो फेजॉर्ड्स, एक शब्द इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, दैट इज़ फेजॉर्ड्स। तो जो फेजॉर्ड्स हैं उन पर फोकस किया गया कि ये फेजॉर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इवन जो मोस्ट रिमोट फेजॉर्ड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आखिर फेजॉर्ड्स क्या होता है, ये जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली फेजॉर्ड्स क्या होता है। तो फेजॉर्ड्स अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये ऐसे इस तरीके के इलाके, इन्हें हम फेजॉर्ड्स शब्द इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फेजॉर्ड्स, तो फेजॉर्ड्स क्या हैं, लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर है दैट रीचेस फार इनलैंड। फेजॉर्ड्स जो हैं यू शेप्ड वैली हैं, स्टीप वॉल। तो यहाँ से जैसे मान लो कोई वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इन्हें हम फेजॉर्ड शब्द, इनके लिए एजॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई जगह क्या होता है कि मतलब समुद्र का पानी है और ये इस तरीके से अंदर की तरफ जाए, या किसी वाटर बॉडी का पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो इनकी भी प्रॉपर मैपिंग होनी ज़रूरी है। क्योंकि मान लो पानी एकदम से यहाँ होगा तो इसके माध्यम से पानी अंदर की तरफ जाके काफ़ी लेवल पानी का जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस पर भी थोड़ा सा नज़र बना के रखनी, ये भी ध्यान में जो है रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैपिंग के अंदर देखो तो साउथ पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर जो ये रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खास तौर से जो आइलैंड्स हैं साउथ पैसिफिक ओशन रीजन के, जो आइलैंड्स इनको आपको याद रखना है। जैसे तस्मानिया आइलैंड आप याद रखो, ये तस्मानिया रीजन ये लोकेटेड है, तस्मान सी ये लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया है याद रखना है, ये कोरल सी इधर लोकेटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे किरीबाती है, तुवालू है, सोलोमन आइलैंड है, पपुआ न्यू गिनिया है, ये इंडोनेशिया का रीजन है, पोर्ट मॉर्सबे है, ये बहुत न्यूज़ में इस समय। तो ये पपुआ न्यू गिनिया के रीजन में पोर्ट मॉर्सबे लोकेटेड है। पपुआ न्यू गिनिया इस समय न्यूज़ में भी था अगर आपको याद हो।
पैर छूने वाले, आई थिंक उन्हीं के जो है उन्होंने किया था, एक बार कंफर्म करना। फिर ये रीजन है नॉरफ्लॉक्स आइलैंड लोकेटेड है, या ऑकलैंड लोकेटेड है। तो हनियारा करके देखा जाए ये आपका लोकेटेड है। नाउरू करके देखा जाए तो ये रीजन आपका लोकेटेड है। तो ये सारे वानुआतु बात किया जाए, ये फिजी है, समोया है, ये तोंगा है, ये सब आइलैंड्स के नाम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि देखो ये जो सीरीज मॉर्निंग में जो मैं लूँगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो रिसर्च हैं डाउन टू अर्थ और इन सब रीजन से अलग अलग रिसर्च जो जहाँ पब्लिश होती है वो आपके कवर होंगे। और जो शाम को 8 बजे सेशन आएगा प्रीलिम्स के लिए, उसमें हम MCQ जो डेली क्विज फॉर्म में रहेगा, मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में 8 क्वेश्चन अलग अलग न्यूज़पेपर से होंगे जो पहले हुआ करते थे, तो उनको आपको फॉलो करना। कल का नहीं देखा तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख लेना है। अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, इन चीज़ों को फॉलो करते जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं है, 8-10 मिनट का ये सेशन है, 10-15 मिनट का वो सेशन है। तो इतना समय अगर आप देख लोगे, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप अपने कंटेंट को कंपेयर करोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। साथ में मैं ई बुक भी आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे वो ई बुक हो जाएगी तो वो भी फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हम लोग किस तरीके से उसको ले सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA स्टडी ऑफर सेवरल न्यू फाइंडिंग रिवील्स कंफाउंडिंग फैक्टर्स इन रिसर्च। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टर्म है, एक रिसर्च आई है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल DNA इस पर स्टडी कंटिन्यूस बेसिस में किया जा रहा है। तो हमें समझना है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या होता है। तो जैसे जो सेल होता है, जो ह्यूमन सेल्स है, उसमें अगर आप देखो, जैसे अगर आप सपोज करो कि अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात करो, तो अगर मान लो ये ह्यूमन सेल है और इस ह्यूमन सेल्स में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अगर देखोगे तो आपका DNA प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से एक और बॉडी होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसमें भी DNA प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक और ये आपको याद रखना है कि जैसे मान लो 2 लेयर हैं, इस टाइप के 2 लेयर्स भी हो सकती हैं। और यहाँ पे जैसे प्लांट सेल्स में देखा जाए तो आपका ऊपरी हिस्सा सेल वॉल, फिर आपका इधर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के अंदर DNA है। और एक और जो बॉडी आपकी प्रेजेंट है जिसे हम वी ऑल्सो कॉल इट एज, इसे हम कहते हैं, जैसे एक तरफ आपकी जो एक बॉडी प्रेजेंट है उसे हम एक तरफ हम वी कॉल दिस एज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट है, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट में DNA प्रेजेंट है। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जगह आपको क्लोरोप्लास्ट में जो है वो DNA प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अ डीप लर्निंग की बात किया जाए, अ डीप लर्निंग टेक्निक टू इम्प्रूव हाउ रोबोट्स ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स। डीप लर्निंग है, तो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है कि आखिर डीप लर्निंग होती क्या है। तो इस डायग्राम के माध्यम से देखोगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सबसे डेप्थ में जो है। तो यहाँ पे जैसे मान लो जब आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग में क्या है आपका, जैसे बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा के बेसिस पे मशीन जो है, मतलब कोई भी जैसे रोबोट और कोई भी एल्गोरिदम, उस बेसिस पे मशीन सीखती है और एक आउटपुट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द आउटपुट आपको जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे अगर इसको देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मशीन है, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन डेटा के माध्यम से अपना आउटपुट प्रोवाइड करती है। डीप लर्निंग क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। एक शब्द यूज़ होता है दैट इज़ न्यूरल नेटवर्क। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है, इस न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड, न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारा डेटा आता है और उसके बेसिस पे आपका आउटपुट जो है सामने आता है। तो न्यूरल नेटवर्क हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है कि जैसे बहुत सारा जैसे ह्यूमन माइंड है उस तरीके से एक्ट करके मशीन बहुत सारे डिफरेंट डेटा के माध्यम से चीज़ों को प्रेजेंट जो है वो करती हैं। तो ये भी एक सबसेट है, मशीन लर्निंग का ही सबसेट है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब AI मशीन हम डेवलप करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन डेवलप करते हैं, तो उसमें डीप लर्निंग बहुत, मतलब आप कह सकते हैं न्यूरल नेटवर्क पर ये बेस्ड होता है। एंड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स नेटवर्क ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हाईली सोफिस्टिकेटेड आपका इसकी अगर बात की जाए तो ये होता है। तो डीप लर्निंग अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो AI से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म को बूस्ट डेवलपमेंट ऑफ कार्बन कैप्चरिंग बैटरीज। तो आपको याद रखना कार्बन कैप्चरिंग बैटरीज क्या है। तो रिसर्च जो है अभी हुई है, तो उसमें जैसे मान लो कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे ये ऐसी बैटरीज हैं, जब ये चार्ज होंगी तो ये क्या करेंगी, जो CO2 है उस CO2 को कैप्चर ये करेंगी, मतलब इस CO2 को लेंगी और जब ये डिस्चार्ज करेंगी तो CO2 जो आपका, जैसे मान लो CO2 को कैप्चर किया फिर डिस्चार्ज हुई तो CO2 तो स्टोर्ड है, उस CO2 को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो मतलब ये क्या है कि बाहर लेवल पे जो भी
CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस CO2 को ये कैप्चर कर सकते हैं। दे कैन कैप्चर दिस CO2 और फिर ये चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद उस CO2 का इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं यह है ना, तो ये मतलब लगभग साइज ऑफ अ कॉइन की हैं। बहुत सारे मटेरियल, कोकोनट सेल, सी वाटर, इस सबका बनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमने आज डिस्कस किए। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सौरभ पांडे UPSC चैनल को आप लोग जरूर से, ये जो चैनल है ये आपका ही है और इसको जरूर से आपको सब्सक्राइब करना है। जहाँ मौका मिले आप लोग शेयर करो। और कई सारी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ, वो आपको टीचर्स डे के दिन आपको अनाउंस होगा। बड़ा सरप्राइज़ भी आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए। जो मैं अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के हर एक आयाम को हम लोग कवर कर रहे हैं। हिंदू एडिटोरियल भी है, मॉर्निंग में हो जाता है। सुबह अब ये 7 बजे इतना अच्छा कंटेंट कवर होता है। आप कहीं पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, इनमें से अगर एक टॉपिक भी अगर आपको आज पढ़ाया गया हो तो आप बताना जाके कमेंट सेक्शन में मुझे। तो ये सब टॉपिक रिसर्च पेपर से अलग अलग जगह से मैं प्रिपेयर करता हूँ। फिर रात को 8 बजे एक सेशन आता है। वो सेशन आपका मेनली क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स होते हैं। मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं। तो कोई डेली क्विज फॉर्म में है तो उसको भी समय जब भी मिले तो उसको देखो। तो ये चीज़ें अगर आप कर लोगे, प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए थोड़ा डायनेमिक ज़्यादा होता है उसमें आज के समय में, इसीलिए कट ऑफ भी बहुत कम जा रही है। सीसैट भी एक फैक्टर है। प्लस मेंस के लिए अगर आप कोई हिंदू को एडिटोरियल्स भी लास्ट 6 मंथ्स के अच्छे तरीके से, 6-8 मंथ के अच्छे से पढ़ते हो तो मेंस में बहुत आपको हेल्प मिलती है। तो ये ध्यान में रखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल से भी जरूर से जुड़े। और मॉर्निंग में भी जब हिंदू का सेशन 9 बजे के आसपास स्टार्ट होगा तो उसका भी हिस्सा आप जरूर से बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कमेंट सेक्शन आप सभी को करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि एक कमेंट जरूर से करें, एटलीस्ट अपना अटेंडेंस दें कि आप किस समय सेशन को करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।